अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ उमैर खान फ्रॉम एस्पायर कॉलेज ठोकर कैंपस। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसी थ्रू आरएल सीरीज सर्किट। आज हम क्या करेंगे, एसी सर्किट को, एसी करंट को हम लोग रेजिस्टर और इंडक्टर के साथ कंबाइन करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आरएल सीरीज सर्किट क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे कि वोल्टेज और करंट का आपस में क्या रिलेशन है और कौन इसके अंदर लीड करता है और लैग करता है। तो आरएल सर्किट क्या होता है? एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स इज कनेक्ट इन सीरीज विद रेजिस्टर एंड इंडक्टर। जब अल्टरनेटिंग सोर्स को आप रेजिस्टर और इंडक्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट करें तो हमारे पास जो सर्किट बनता है उस सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं? आरएल सीरीज सर्किट। अब इसकी सर्किट डायग्राम को डिस्कस करते हैं। अब यहां पर देखें, एक एसी सोर्स है और एसी सोर्स को आपने कनेक्ट किया है इंडक्टर के साथ और रेजिस्टर के साथ। अब यहां पे जो करंट के पास करने के लिए पाथ है, करंट के पास करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ मौजूद है। तो यहां पर हमारे पास जो सर्किट है जिसके अंदर करंट के पास करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ मौजूद हो, इस सर्किट को हम लोग कहते हैं सीरीज सर्किट। तो यहां पर क्योंकि करंट के फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ मौजूद है तो हमारे पास जो सर्किट के अंदर जो करंट है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो सीरीज सर्किट के अंदर जो करंट है वो हमारे पास क्या रहेगा? सेम रहेगा। और जो वोल्टेज है, आपको पता है सीरीज सर्किट में वोल्टेज क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो जो सर्किट का हमारे पास वोल्टेज है एसी सोर्स का, वो वोल्टेज है V। लेकिन क्योंकि यहां पर दो कंपोनेंट लगे हुए हैं तो जो हमारे पास एसी सोर्स का वोल्टेज है वो इन दोनों कंपोनेंट के अक्रॉस क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, मैं कह देता हूं कि वो वोल्टेज जो इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है वो वोल्टेज है VL, और जो वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है वो वोल्टेज है VR। तो आपने देखा कि सोर्स का जो वोल्टेज है वो इन दोनों कंपोनेंट के अक्रॉस ड्रॉप हो गया और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसे मैंने VL का नाम दे दिया, और जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसे मैंने VR का नाम दे दिया। अब अगर यहां पे इन वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो आपने स्टूडेंट्स पढ़ा था बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अब यहां पर अगर मैं वोल्टेज कैलकुलेट करूं तो ये एसी सोर्स के अंदर हम लोग आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं। तो जो करंट की वैल्यू आएगी IRMS, और जो इंडक्टर है उसकी जो रिएक्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है, उससे मैं शो करता हूं XL के साथ। तो यहां पर R नहीं आएगा बल्कि R की जगह पर क्या आएगा? XL। तो ये मेरे पास इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आ गया। इसी तरीके से अगर मैं रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करूं तो रेजिस्टर के अक्रॉस मेरे पास वोल्टेज कितना आएगा? IRMS, और रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होती है उसे मैं R से रिप्रेजेंट करता हूं, तो IRMS इंटू R। तो मैंने ये दोनों वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लिए बाय यूजिंग ओम लॉ। अब मैं एक दफा आपको जरा रिव्यू दे दूं कि लास्ट टाइम जब हमने एसी थ्रू रेजिस्टर पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि जब रेजिस्टर में से एसी पास करता है तो रेजिस्टर के अंदर जो करंट और वोल्टेज थे वो हमारे पास क्या थे? इन फेज। जो वोल्टेज और करंट थे वो इन फेज थे, यानी उनके दरमियान जो एंगल था वो कितना था? 0 था। दोनों सेम डायरेक्शन में थे। लेकिन जब इंडक्टर से हमने एसी को पास कराया तो हमने देखा कि इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है और जो करंट है वो लैग कर रहा है। कितना? बाय एंगल 90। तो इसका मतलब इंडक्टर के अंदर तो वोल्टेज लीड करता है और रेजिस्टर के अंदर तो वोल्टेज इन फेज होता है। तो जब मैं इन दोनों कंपोनेंट को एक साथ कनेक्ट करूंगा तो हमारे पास कौन लीड करेगा और कौन लैग करेगा, इस चीज को आज कैलकुलेट करते हैं कि जब रेजिस्टर और इंडक्टर इन दोनों को एक साथ एक ही एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो जो नेट वोल्टेज है वो क्या होगा और इसमें कौन लीड करेगा और कौन लैग करेगा।
तो इन सारी चीजों को हम आज कैलकुलेट करेंगे। हम इस सर्किट का नेट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, इसकी नेट इम्पीडेंस, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो सर्किट में दो रेजिस्टेंस मौजूद हैं, एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R और एक इंडक्टर की रिएक्टेंस XL। तो हम इन दोनों की नेट इंपीडेंस भी कैलकुलेट करेंगे। और स्टूडेंट, इंपीडेंस मैंने आपको क्या बताया था, इट इज द कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। इंपीडेंस क्या होती है, ये कंबाइन इफेक्ट होती है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z के साथ। तो अब हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है, कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। अब इसके लिए मैं यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं कि इसके अंदर कौन लीड करेगा और कौन लैग करेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब सबसे पहले मैं वोल्टेज रेजिस्टर के लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूं। रेजिस्टर के केस में आपने पढ़ा था कि वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, इनमें जो फेज डिफरेंस है वो कितना होता है, 0, और इस केस में जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा, 90 होगा। तो यहां पर देखिएगा, पहले मैं रेजिस्टर के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये मेरे पास करंट आ गया IRMS और ये रेजिस्टर का वोल्टेज आ गया VR। आप देखें दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब रेजिस्टर में दोनों इन फेज हैं। अब मैं इसी डायग्राम के ऊपर जो इंडक्टर है उसका वोल्टेज ड्रॉ करता हूं। अब क्योंकि सीरीज सर्किट है, करंट सेम रहेगा, तो करंट तो मैं इसी डायरेक्शन में लूंगा, क्योंकि सीरीज सर्किट है और सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, तो करंट तो इसी डायरेक्शन में आया। लेकिन जो वोल्टेज है वो वोल्टेज मेरे पास इस दफा अपवर्ड आएगा, क्योंकि जो इंडक्टर के केस के अंदर जो वोल्टेज है वो हमारे पास लीड करता है करंट से बाय एंगल 90। तो क्योंकि लीड कर रहा है, तो लीड करने के लिए हमने यहाँ पे देखे करंट के साथ कितना एंगल बना दिया, 90 एंगल बना दिया। तो मैंने ये दोनों के जो ग्राफ है उनको एक ही ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां से हम देखते हैं नेट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, अगर मेरे पास ये VL है, तो मैं अगर इसी को यहां पे ड्रॉ कर दूं तो ये लाइन भी मेरे पास क्या कहलाएगी, ये लाइन भी मेरे पास VL कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा, तो ये भी मेरे पास क्या है, VL, और जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी है। अब बाय हेड टू टेल रूल अगर मैं इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करूं तो रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के ऊपर आएगी, और रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड है वो लास्ट वेक्टर के हेड के ऊपर आएगा। तो देखिएगा रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास फिर क्या बनेगा, ये देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया इनका रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर को मैं VRMS से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब देखें कि जो रिजल्टेंट मेरे पास वोल्टेज आया वो करंट के साथ कितना एंगल जो है वो लीड कर रहा है, थीटा। यानी इस दफा जो हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज है वो करंट के साथ बाय सम एंगल थीटा लीड कर रहा है। यानी मैं ऐसे भी कह सकता हूं जो करंट है वो लैग कर रहा है वोल्टेज से बाय एंगल थीटा। तो करंट लैग बिहाइंड द सर्किट वोल्टेज बाय एंगल थीटा। तो यानी इस केस में मेरे पास जो थीटा है वो इन बिटवीन द 90 और 0 होगा। अब 90 किस केस में था, 90 था मेरे पास इंडक्टर के लिए, और 0 किस केस में था, 0 मेरे पास था रेजिस्टर के लिए। लेकिन जब मैंने दोनों को एक ही सर्किट में कंबाइन कर दिया तो मेरे पास जो थीटा आएगा वो इन बिटवीन आएगा। इन दोनों का कंबाइन करने से थीटा मेरे पास अब ना तो 90 है ना ही 0 है, बल्कि इन बिटवीन 90 to 0 कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो अब मैं क्या करता हूं, ये एंगल थीटा कैलकुलेट करूंगा कि इस एंगल को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। फिर ये नेट वोल्टेज जो है वो कैलकुलेट करूंगा और सर्किट की इंपीडेंस कैलकुलेट करूंगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मैं इंपीडेंस कैलकुलेट करना चाहूं तो इंपीडेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहां पर अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपके पास ये जो साइड है ये साइड है बेस, और ये जिस पे 90 का एंगल आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये साइड है परपेंडिकुलर।
और परपेंडिकुलर के सामने वाली जो साइड है वो साइड हमारे पास क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास अगर ये वैल्यू यहां पर पुट करें तो हाइपोटेन्यूस की जगह क्या आ गया, VRMS, और परपेंडिकुलर की जगह क्या आ गया, VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। और अगर यहां पे मैं स्क्वायर रूट लूं तो स्क्वायर रूट यहां पे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो VRMS इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो ये मेरे पास वोल्टेज आ गया। अब अगर मैं सर्किट का नेट वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं इस इक्वेशन की मदद से इस सर्किट का नेट वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा। अब हमने तो इंपीडेंस कैलकुलेट करनी थी, अब इंपीडेंस के लिए क्या करते हैं, इस वोल्टेज की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। हमने वोल्टेज की वैल्यू क्या पढ़ी थी कि VL जो है वो किसके इक्वल है, IRMS इंटू XL, और जो VR है वो किसके इक्वल है, IRMS इंटू R। तो ये दोनों वैल्यू मैं यहां पर जाके पुट कर देता हूं, IRMS इंटू R और IRMS इंटू XL। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो IRMS है वो दोनों के पास मौजूद है। तो IRMS जब कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास IRMS स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके बाहर आ जाएगा। तो आप देखें कि हमारे पास IRMS जो है वो बाहर आ गया, अंदर क्या वैल्यू बच गई, हमारे पास R स्क्वायर बच गया और XL स्क्वायर बच गया। अब यहां पर इंडक्टर के केस में हमने क्या पढ़ा था कि इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, विच इज इक्वल टू ओमेगा L। तो यहां पर मैं XL की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दूंगा, ओमेगा L, क्योंकि XL का स्क्वायर है तो मेरे पास क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू L स्क्वायर। और ये IRMS मेरे पास यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है और जब मैं इसको यहां भेजूंगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो VRMS ओवर IRMS ये किसका फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा था कि जो इंपीडेंस है वो किसके इक्वल होती है, VRMS ओवर IRMS। तो यहां पर फिर मैं VRMS ओवर IRMS की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, Z, जो कि हमारे पास इंपीडेंस के इक्वल होता है। तो हमारे पास इंपीडेंस का फार्मूला क्या बना, द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने इंपीडेंस भी कैलकुलेट कर ली सर्किट की, हमने सर्किट का नेट वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं इस एंगल को, इस फेज को, कि हमारे पास ये एंगल कैसे कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट करने से पहले मैं इसी ग्राफ को जो मैंने वोल्टेज के लिए बनाया था, मैं इसी ग्राफ को इंपीडेंस के लिए बनाता हूं। जरा गौर कीजिएगा कि हमारे पास जो वोल्टेज था वो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा था रेजिस्टर का। तो हमारे पास जब रेजिस्टेंस के लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इसकी रेजिस्टेंस भी मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगी, क्योंकि इसका वोल्टेज जो था वो मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा था। और इंडक्टर का जो वोल्टेज था वो वाई एक्सिस के ऊपर मैंने ड्रॉ किया था। तो इसकी जब मैं रिएक्टेंस को ड्रॉ करूंगा तो वो भी मेरे पास कहां पे आएगी, वाई एक्सिस की लाइन के ऊपर आएगी। अब यहां पे देखें इनके दरमियान भी इस वक्त हमारे पास जो इंडक्टर है उसकी जो रिएक्टेंस है वो हमारे पास लीड कर रही है और जो रेजिस्टेंस है उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास लैग कर रही है बाय एंगल 90। अब अगर हमारे पास ये XL है तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, ये वैल्यू भी हमारे पास XL होगी। तो मैं इस वैल्यू को भी XL कह देता हूं और इनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट मेरे पास कैसे आएगा, बाय हेड टू टेल रूल। ये मेरे पास इनका रिजल्टेंट आ गया और इन दोनों वैल्यू का, इन दोनों रेजिस्टेंस का जो रिजल्टेंट है उसको मैं इंपीडेंस कहता हूं। तो मेरे पास ये इंपीडेंस आ गया। अब इस फार्मूले से मैं फेज कैलकुलेट करता हूं इस डायग्राम से। तो आप देखें इस डायग्राम के अंदर मेरे पास ये वाली जो साइड है, ये साइड मेरे पास क्या है, ये साइड है बेस, और ये साइड मेरे पास क्या है, ये साइड है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। अब अगर फेज कैलकुलेट करना है, आपने चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा था कि जब भी इस एंगल थीटा को आप कैलकुलेट करना चाहें तो एंगल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, tan इनवर्स AY ओवर AX। अब यहां पर आपके पास y एक्सिस के ऊपर जो कंपोनेंट आता था उसको हम लोग AY कहते थे,
और जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू आती थी उसको हम लोग ए एक्स कहते थे। तो यहां पर अगर वैल्यू पुट करें तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई की जगह पे क्या आ गया, ए वाई की जगह आ गया एक्स एल ओवर आर, और हमारे पास नीचे ए एक्स की जगह पे क्या आ गया, आर आ गया। अब यहां पर अगर हम लोग एक्स एल की वैल्यू पुट करें तो एक्स एल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला हमारे पास फिर क्या बनेगा, ओमेगा एल ओवर आर। तो अगर हमने इस एंगल को कैलकुलेट करना है तो हम लोग इस फार्मूले की मदद से ये एंगल थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एंगल को हम लोग एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो एंगल मैंने कैलकुलेट किया इस इंपीडेंस के ग्राफ से। अगर मैं ये एंगल इस वोल्टेज के ग्राफ से कैलकुलेट करूं तो देखिएगा कि वोल्टेज के ग्राफ से ये एंगल क्या बनेगा। मैं सेम यही फार्मूला यूज करूंगा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब ए वाई की जगह पे यहां पर देखिए हमारे पास जो वी एल है वो ए वाई की जगह पे आ रहा है, और ए एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, वी आर। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वी एल ओवर वी आर। अब यहां पर वी एल किसके इक्वल है, तो हमने क्या पढ़ा था कि वी एल जो है वो हमारे पास इक्वल है आई आर एम एस एक्स एल, और वी आर किसके इक्वल है, आई आर एम एस इंटू आर। अब ये दोनों वैल्यू में वहां पर जाके पुट करूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स आई आर एम एस इंटू एक्स एल डिवाइडेड बाय आई आर एम एस इंटू आर। अब यहां पर ये आई आर एम एस जो है इस आई आर एम एस से कैंसल आउट हो गया, बाकी वैल्यू मेरे पास क्या बची, टेन इनवर्स एक्स एल ओवर आर। अब यहां पर एक्स एल की वैल्यू पुट कर दें, एक्स एल इज इक्वल टू मेगा एल। तो ये भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा टेन इनवर्स ओमेगा एल ओवर आर इंटू थीटा। तो ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशन को देखें तो दोनों सेम ही है, तो यानी आप वोल्टेज के ग्राफ से भी फेज कैलकुलेट कर सकते हैं और आप इंपीडेंस के ग्राफ से भी फेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आज के अपने सारे लेक्चर का एक दफ़ा रिव्यू दे दूं कि हमने सबसे पहले ये देखा कि हमारे पास जो रेजिस्टर है और इंडक्टर है, इन दोनों में जब हम इनको आपस में एक ही सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज और करंट के दरमियान कितना फेज डिफरेंस होगा। और हमने उसके बाद नेट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला ड्राइव किया कि अगर हमने इस सर्किट का नेट वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद इंपीडेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने इंपीडेंस का भी एक फार्मूला ड्राइव किया कि अगर हमने इस सर्किट की इंपीडेंस कैलकुलेट करनी है तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हमने इंपीडेंस का ग्राफ ड्रॉ किया और इस ग्राफ की मदद से हमने इस एंगल को कैलकुलेट भी किया कि जो वोल्टेज है वो करंट से कितना लीड कर रहा है। तो हमने इस एंगल को, इस फेज को यहां से कैलकुलेट किया और फिर यही एंगल हमने अपने वोल्टेज वाले ग्राफ से भी कैलकुलेट किया और हमने देखा कि ये दोनों जो हमारे पास फेज हैं ये दोनों हमारे पास सेम है। यानी आप इंपीडेंस के ग्राफ से भी ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं और वोल्टेज के ग्राफ से भी एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।